नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जेआरएफ विजन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि कल सीएसआईआर यूजीसी नेट साइंस के लिए दिसंबर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जब आ जाएगा उसके बाद हमें कितना टाइम मिलेगा, उसके लिए स्ट्रेटेजी किस प्रकार करें कि हमारा पहले ही प्रयास में जेआरएफ हो जाए, या फिर जो जेआरएफ टॉपर करते हैं उस प्रकार के हमें 3 मंथ की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। तो आज अपने इस वीडियो में 3 महीने में किस प्रकार अपने जेआरएफ क्रैक करें, या फिर पहले ही प्रयास में जेआरएफ किस प्रकार क्रैक करना है, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। जो भी मेरे साथी नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो को लाइक करना और सभी साथियों के साथ में शेयर भी करना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बात आती है कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फर्स्ट पेपर के लिए जो अपने को बहुत ही ज्यादा स्कोर करवा सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत उनको कम टाइम दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि आपको सबसे ज्यादा स्कोर दिला सकते हैं, यानी 5 में जो 5 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक यूनिट को, वहां से 10 में से 10 करवा सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है मैथ्स में। अगर कोई मेरा साथी ये कह रहा है कि सर हमने तो मैथ को कभी देखा ही नहीं है, आप सबसे पहले ये कह रहे हैं, तो आपने जितने भी स्टेट्स के पहले आपने पीसीएस दिए होंगे या फिर कोई एग्जाम अदर की भी तैयारी की होगी, आप उसमें से कभी पूरे में से पूरे नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैथ में अपने आपने जब एफर्ट दिया है तो आपको 100 में से 100 भी मिला है, 100 में से 100 भी मिले हैं। तो आप अगर मैथ को मान रहे हैं कि हमसे मैथ नहीं होगी, तो आप जितना दूर भागेंगे उतने ही मैथ आपसे दूर होती जाएगी। तो वो आप 10 नंबर पीछे ही पहले ही पिछड़ रहे हैं, फिर आपके 90 में से स्कोर बनेगा कि आप 90 में से कितना करते हैं। चलो एक दो तुक्का मार दिया, तुक्के कितने लगते हैं, बाकी यूनिट में भी आप परफेक्ट नहीं होंगे। तो अगर आपको मैथ को छोड़ रहे हैं तो आप नेट के लिए बहुत ही बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। सबसे पहले मैथ को अपना मित्र बनाइए, उसमें गणित में आप करते जाइए कि डीआई, ये डीआई ही सबसे बड़ी है जिसके स्पेशली इसके खुद के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो डीआई पर कमांड बनानी है, या उसके बाद में एक दो कभी प्रश्न आते हैं प्रतिशत के, औसत के भी, और समय और दूरी, इन टॉपिक्स को भी साथ में देखते हुए चलना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पूरे में से पूरे दिलवा सकता है। अगर एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिंदगी भर के लिए मैथ का डर दूर है। तो सबसे पहले तो अपने को मैथ मजबूत करनी है। दूसरा टॉपिक जहां से अपने हाई स्कोर बन सकता है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि पैसेज बोलते हैं। वो आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। पहले आपको पैसेज पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न की भाषा पढ़नी है कि प्रश्न किस प्रकार कह रहा है, उसका 2, 3, 4 बार मॉक टेस्ट दे दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि पैसेज में मैं किस प्रकार कर सकता हूं। यहां पर सभी साथी लगभग 4 तक पहुंच ही जाते हैं, एक दो गलत हो जाता है कि उसमें सारांश वाला कि पूछना क्या चाह रहा है वो। तो 2 टॉपिक हो गए जहां से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। थर्ड है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, एलआर में यहां से भी आ जाता है, नंबर सिस्टम से भी आ जाता है, मिसिंग नंबर से भी आ जाता है, ब्लड रिलेशन से भी आ जाता है। तो यहां से आपको अपना बेसिक है वो मजबूत करना है। सबसे पहले तो आप अपना बेसिक पर चलिए कि बेसिक क्या है। आप ऐसा नहीं कि सीधे मैं जेआरएफ स्ट्रेटेजी पर चला जाऊं, किसी साथी ने बता दिया और वहां से मैं 3 महीने में क्रैक कर लूंगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, फिर आप बेईमानी कर रहे हैं। सबसे पहले आप बेसिक से चलिए कि आपको बेसिक किस प्रकार करना है। 1 महीना आपको बेसिक को ही देना है, भले ही टाइम लगे, लेकिन आपके जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे ना वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग हो गई। फिर है आईसीटी। आईसीटी में जैसे आप काफी कुछ फुल फॉर्म पूछी जाती है, फुल फॉर्म मजबूत कर लीजिए। फिर है जैसे भंडारण का पूछा जाता है, मेमोरी का, स्टोरेज का। तो मेमोरी कौन कौन सी होती है, मेमोरी के प्रकार है, उनकी फुल फॉर्म कौन सी है, टेरा, जीबी, या फिर बाइनरी नंबर को किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, उनको वहां से तैयार कर लीजिए। तो ये 4 जो आपको टॉपिक बताएं, यहां से आप पूरे में से पूरे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 यहां हो गए 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन आप, मतलब 20 क्वेश्चन अगर यहां से पूरे करेक्ट करते हैं
तो आपके स्कोर बनता है 40 नंबर। कितना बनता है? 40 नंबर। उसके बाद कुछ टॉपिक है जहां से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मतलब है कम चांस, लेकिन उसमें भी अगर थोड़ा करें तो अच्छा कर सकते हैं, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में जैसे मैंने आपको शोध के चरण बताए थे, स्टेप्स, या हाइपोथेसिस किस प्रकार सेलेक्ट करना है, उनकी प्रॉब्लम्स किस प्रकार हो सकती है, रिसर्च के टाइप क्या हो सकते हैं, इन पर अगर थोड़ा काम करें, आईसीटी के यूज लेते हुए, आईसीटी का यूज लेते हुए अगर अपने करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रह जाएगा। यहां से आप 4 से 5 का भी फायदा उठा सकते हैं, नहीं तो 4 तो कर ही सकते हैं। फिर है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा है कि आपके थोड़ा आप पर निर्भर है कि आप किस प्रकार करते हैं, और थोड़ा है कि कॉन्सेप्चुअल भी जाता है। जैसे यहां से पूछ लेता है कभी कभी ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी बताइए। फिर है कि कभी कोई और प्रकार का प्रश्न पूछ लिया, जैसे अभी कि टीचिंग में कौन कौन से एप्लीकेशन है उनका यूज पूछ लेता है, स्वयं प्रभा के चैनल पूछ लेता है, उनकी फुल फॉर्म्स भी पूछ लेता है। तो यहां से आप थोड़ा क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा इनका डेरिवेशन ज्यादा हो जाता है। तो यहां से आप 3 से 4 का टारगेट लेते हुए चलिए। अगर किसी का स्ट्रांग है तो आप उसको 5 में से 5 भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं उस प्रकार आप करें, वो आपकी हो सकती, लेकिन किन को ज्यादा टाइम देना, किन को कम, ये आप मानते हुए चलिए। अब है हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन जिनके ऑप्शनल में हिस्ट्री है उनके लिए तो अच्छा है, जिनके हिस्ट्री नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम्स है। कभी कभार यूनिवर्सिटी का क्रम पूछ लेता है, ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, इसमें कितने भी प्रकार के शल्य चिकित्सा, जो प्राचीन भारत में ये चिकित्सा भी चलती आ रही, उनके बारे में पूछ लेता है, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा अपने महान कोई व्यक्तित्व निकला है, जैसे चाणक्य हो गया या फिर कोई और चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, उनके बारे में भी पूछ लेता है। तो इनको आप क्या करना है, ज्यादा डीप में नहीं जाते हुए, जहां से पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, जहां से पीवाईक्यू आ रहे हैं, उनको सरसरी नजर से बहुत ढंग से देखना है। पीडीई है, पीडीई में अब रोग कितने प्रकार के पड़ेंगे, कौन से रोग का कौन सा कारक है, किससे होता है, इसका प्रभाव क्या है, कौन सा कितना डिजीज पढ़ लेंगे। अब उसमें ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, एसडीजी हो गया, एमडीजी हो गया, या फिर उनके गोल्स कितने हैं, कोप 27, कोप 28, कोप 26 ये क्या है, या फिर इनके सम्मेलन कौन से किस प्रकार के हैं। तो आपको करना क्या, इन टॉपिक्स में जो ये बता रहा हूं 5 टॉपिक, इनको आपको पीवाईक्यू बेस लेते हुए चलना है। यानी पीवाईक्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, ट्रेंड में क्या है, उनको लेते हुए अगर आप यहां करेंगे तो यहां बाकी से आप अच्छा कर जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और लास्ट में जो बचती है वो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में काफी हद तक तो मैंने आपको सिलेबस में यहां से बता दिया था कि कहां से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, लेकिन हालांकि अगर आप ये करें कि हम बहुत डीप में चले जाएंगे, रिसर्च कर लेंगे, तो आपसे भाई ये है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम 3 महीने का रहता है। अभी 3 महीने की स्ट्रेटेजी की भी बात कर रहे हैं, तो 3 महीने में आप कितना कुछ कर लेंगे। आपको प्रैक्टिस भी करनी है, थ्योरी भी पढ़नी है, बेसिक्स भी क्लियर करने हैं। तो ये तो होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात। तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में समरी रूप में मैं यहां बता देता हूं कि आपको सबसे पहले तो पीवाईक्यू को साथ में लेते हुए ही चलना है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े बेईमान माने जाएंगे, फेल होंगे तो आप खुद की जिम्मेदारी से, क्योंकि आप जो वर्तमान में जो ट्रेंड है, एनटीए किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, वो आप बिल्कुल भी उनको समझ नहीं पाएंगे। तुक्के से कितने कर लेंगे, 10 12, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो जितना आप बेसिक है वो मजबूत कीजिए। यहां से अपना क्या कीजिए, 1 मंथ है वहां पर अपना बेसिक मजबूत करना है। बेसिक किया, उसके साथ में सेकंड में अपने को क्या करना है, पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू करना है, पीवाईक्यू के साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मेड करने हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाने। और 3rd मंथ जब आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, तो उनको जो पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स और बेसिक है, उनका लगातार रैपिड रिवीजन करना है। क्या करना है, रैपिड रिवीजन, रैपिड रिवीजन, रैपिड रिवीजन करना है आपको। ये तो होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात। अब है कि सर कितना स्कोर लेके चले पहले पेपर में कि जेआरएफ हो जाए, जिस प्रकार आप लेके चले थे। तो आप ये तो मान सकते हैं कि
अब पहले मानना तो बेईमानी है कि पेपर से पहले ही, अब पेपर इजी आ गया तो 50 में से 50 भी करना पड़ सकता है, पेपर बहुत टफ लग गया तो टॉपर भी 30-35 पर ही रुक जाएंगे। तो एवरेज मैं स्कोर बता रहा हूं, अगर आपका सामान्य पेपर आता है कि नॉर्मल, डिफिकल्टी, हार्ड लेवल सब कुछ मिला के एवरेज पेपर बनता है, तो ये मान के चलिए कि आप 35 प्लस का स्कोर करना ही है। अगर आपने 35 प्लस यहां स्कोर कर लिया और सब्जेक्ट में आपके 70 प्लस बैठ गए क्वेश्चन, तो आपका जेआरएफ पक्का है। अभी से लिख के ले लीजिए, अभी से लिख के ले लीजिए, टारगेट आपका 35 प्लस का होना चाहिए। अभी यूं है कि आप लेके चलिए, पेपर पर फिर निर्भर करेगा कि पेपर किस प्रकार का आता है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि 35 प्लस करेंगे तो आपके जेआरएफ के बहुत ही नजदीक पहुंच पाएंगे। अब है कि सर टारगेट तो ले लिया, लेकिन अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? टारगेट भी हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, तो स्ट्रेटेजी किस प्रकार रखें? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पहला मंथ, सेकेंड मंथ, 3 मंथ, यानी अभी आपसे अक्टूबर से लेकर चले, 1 अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दिसंबर लास्ट में आपका पेपर होगा, ठीक है ना? तो उससे पहले आपको क्या करना है? पहले मंथ में अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप जो फ्री रिसोर्सेज का मेरा वीडियो है वो भी देख सकते हैं, उसमें आपको सभी प्रकार की फ्री नोट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है ना? तो वहां से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक टीचर है उसको पकड़ लीजिए। अब मैं भी यहाँ पहले पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो 3 महीने पहले में कवर कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, तो ये भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अदर जो भी आपको टीचर अच्छा लगे वहां पर आप जा सकते हैं। सबसे पहली बात होगी बेसिक्स की, उसके बाद पीवाईक्यू को घोट के पी लेना है। मैंने एक वीडियो बताया है, उसमें पीवाईक्यू के शॉर्ट नोट्स किस प्रकार बनाए जाते हैं, मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए आपको बताए हैं। तो उनको पीवाईक्यू को भी आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। एक यूनिट ले ली, पहली यूनिट ले ली, सभी जो पुराने पेपर आए हुए उनमें पहली यूनिट के 5 प्रश्न खोजना। अब उनमें आपको कुछ रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब 2 साल छोड़ के बाद में 2 साल आते ही आते हैं, तो उनको कर लीजिए। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, तो आपको लग जाएगा कि इस बार ये आने वाला है कि नहीं, या फिर उसके आसपास की जो जानकारी है वो आप गूगल के माध्यम से भी ले सकते हैं। फिर थर्ड जो स्टेप है, उनको शॉर्ट नोट्स का रैपिड रिवीजन, रैपिड रिवीजन, रैपिड रिवीजन, यानी लास्ट का जब महीना बचता है उस समय आप मॉक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने कि वहां पर कोई अपने सिली मिस्टेक्स वगैरह नहीं हो, कि कौन सा प्रश्न पढ़ना है तो स्क्रॉलिंग वगैरह कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है, वो मैंने उस वीडियो में बताया कि एनटीए की साइट से भी आपको फ्री में मॉक टेस्ट उपलब्ध हो रहे हैं, तो वहां से आप फ्री में मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। अब कुछ साथी ये चाह रहे हैं कि सर आप ही कुछ शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवा दीजिए, आप ही YouTube पर वीडियो अपलोड कर दीजिए कि जिससे हमें दिसंबर 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो अपना जेआरएफ विजन YouTube चैनल तो है ही उसी के नाम से अपने टेलीग्राम चैनल है JRF/विजन, यहाँ पर आपको मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जो कि मैंने 30 पेज में बनाए हैं, 30 से 40 पेज में वो मिल जाएंगे। जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में उसमें बताई थी फ्री कंटेंट, जो फ्री बुक है एक, उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको जितने भी प्रकार के इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए वो भी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है, तो आपको जितने भी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलेगी 2025 दिसंबर के लिए वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और सभी चीज मैं टू द ओरिएंटेड एग्जाम के हिसाब से लेते हुए चलूंगा कि मैंने किस प्रकार किया था कि अपने पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही जेआरएफ हो जाए, ठीक है ना? तो तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।